नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। तो इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे उन परिस्थितियों को जिनमें एक के बाद एक यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियां भारत में आती चली गई और भारत के मुनाफेदार व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए ये कंपनियां आपस में उलझ गई और यूरोप की एक कंपनी जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, वो अपने सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदी कंपनियों से मीलों आगे निकल गई और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इन सब विषयों को इस लेक्चर में हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक प्रकार से समझने के लिए भी ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला ही टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप इस लेक्चर को देखेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर एक डिटेल्ड टाइमलाइन का चार्ट दिख रहा है। हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरह के चार्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को टाइमलाइन के माध्यम से पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ हमें यह होगा कि हम सभी फैक्ट्स को एक क्रम में जानेंगे, उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो हम इस तरह लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। और दूसरा ये कि जब एग्जाम टाइम आता है तो क्विक रिवीजन करने के लिहाज से भी इस तरह की टाइमलाइन बेहद महत्वपूर्ण होती है। बड़े बड़े चैप्टर्स को भी आप केवल 10 मिनट में ही रिवीजन कर लेते हैं। तो एग्जाम के टाइम ये बहुत हेल्पफुल होती है। और इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री में फैक्ट्स हमें याद नहीं होते, तो उसका भी एक ये सल्यूशन है कि अगर हम एक क्रम से टाइमलाइन के माध्यम से हर घटना को जो है एक क्रम से देखेंगे समझेंगे, तो वो क्रम पूरा हमारे दिमाग में बनता चला जाता है और हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब बचपन से सुनते आते हैं कि पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डिगामा ने भारत की खोज की 1498 में। तो हमें बचपन से बताया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के सवाल भी बनाए जाते हैं कि भारत को किसने खोजा, तो हमें उत्तर में लिखना होता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। अब तथ्यात्मक रूप से देखें तो ये जो सेंटेंस है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, यह निश्चित रूप से गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्या भारत कोई वस्तु थी जिसे किसी ने खोज दिया? भारत तो कोई वस्तु नहीं थी कि वो कहीं खो गई थी। हां, यह हो सकता है कि यूरोप के लोग वास्को डिगामा से पहले तक भारत को न जानते हो, तो एक बार कहा जा सकता है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि यूरोप से और भारत का व्यापारिक संबंध तो ईसा के पूर्व से है, रोमन साम्राज्य से है। तो यह भी तथ्य नहीं है कि मतलब वास्को डिगामा से पहले यूरोप के लोग भारत को नहीं जानते थे और भारत के लोग यूरोप को नहीं जानते थे, या यूरोप के यात्री वास्को डिगामा से पहले कभी भारत में नहीं आए। बहुत सारे यात्री आए। मध्यकाल में मार्को पोलो का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। मार्को पोलो तो वास्को डिगामा से बहुत पहले आ गया। तो यह भी नहीं था, यानी न तो भारत कोई वस्तु थी जिसे किसी ने इन्वेंट किया, और ना ही ऐसा था कि पहला यूरोपीय था
वास्को डी गामा जो भारत पर पहुंचा, तो हम ये कह सकते हैं कि वास्को डी गामा वो पहला यूरोपीय था जिसे पता चला कि भारत नाम का कोई देश है। ऐसा भी नहीं था, ईसा के पूर्व से व्यापारिक संबंध था यूरोप और भारत का। तो आखिर प्रश्न यह उठता है कि वास्को डी गामा ने इतना कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर दिया था 1498 में कि जिसे भारत के कुछ उत्साही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत को खोज दिया। तो आखिर इतनी बड़ी उपाधि से मिली कि यह भारत का खोज करता है, तो आखिर इसने किया क्या था? इसने भारत को खोजा तो नहीं था, लेकिन किया क्या था? कुछ बहुत महत्वपूर्ण ही इसने किया होगा, तभी इसे इस तरह की उपाधि दी गई कि इसने भारत को खोजा। हालांकि यह गलत है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा इतिहास में, और यह समझना होगा कि भारत या पूरा दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच किस प्रकार से व्यापार होता था वास्को डी गामा से पूर्व, यानी 1498 से पूर्व, ठीक है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है ट्रेड रूट्स को समझना होगा उस समय के। तो अब यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक नीली रेखा है, ये मलक्का स्ट्रेट से निकल करके आ रही है, और ऊपर ये जो है सिल्क रूट है। हमें उससे बहुत मतलब नहीं है, यहां पे स्क्रीन पे आपको अपनी नजर बनानी है। देखिए, वास्को डी गामा से पूर्व भारत से या एशिया से जो व्यापार होता था यूरोप को, उसके दो रास्ते थे। एक और रास्ता था, हालांकि वो बहुत फेमस नहीं है तो उसको हम छोड़ते हैं। उसके दो रास्ते थे। एक था फारस की खाड़ी वाला रास्ता। देखिए कैसे, तो ये पूरा भारत हो गया, ये पूरा भारत है, ठीक है। ये अरब सागर, ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। तो अगर कोई भी सामान यूरोप भेजना है भारत से, तो वो कैसे जाएगा? तो पहला रास्ता ये है, भारत से कहीं से भी शुरू कर लीजिए, यहीं से शुरू कर लीजिए, नीचे से ही, केरल से ही। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो अरेबिया और पर्सिया के बीच में, इसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। तो ये फारस की खाड़ी में जाएगा, यहां से ये फारस की खाड़ी में जाता था, और फिर इसके बाद इराक और तुर्की होकर के ये फिर जो है भूमध्य सागर में जाता था, और उसके बाद जो है ये फिर यूरोप के देशों में पहुंचता था, ठीक है। तो यहां से भारत से फारस की खाड़ी तक समुद्र मार्ग, उसके बाद इराक और तुर्की तक जमीन का मार्ग, और फिर समुद्र, भूमध्य सागर। एक ये रास्ता था। दूसरा एक रास्ता था, वो यहां से आता था, और ये जो लाल सागर है ऐसे यहां तक जाता था, और उसके बाद लाल सागर से यहां तक, तो ये पूरा का पूरा समुद्र से जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे लाल सागर तक, और उसके बाद फिर जमीन के रास्ते जो है, मिस्र में एक स्थान था सिकंदरिया, वहां पहुंचता था। थोड़ा सा जमीन का यह रास्ता था, ठीक है। और उसके बाद फिर यह भूमध्य सागर में पहुंचता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज तो स्वेज नहर है, यहां पर स्वेज नहर है ना, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उस समय स्वेज नहर नहीं थी, तो ये भारत से लाल सागर में सामान जाता था समुद्र के माध्यम से, और फिर वहां से सिकंदरिया, जो मिस्र में एक जगह थी, वहां से ये मतलब जो है जमीन के मार्ग से फिर जो है भूमध्य सागर में सामान पहुंचता था, ठीक है। तो ये दो मुख्य रास्ते थे जिससे कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार का संचालन होता था। इसमें इसी तरीके से पूरा आप दक्षिण पूर्व एशिया से समझ सकते हैं, ठीक है। यही एक जो है फारस की खाड़ी का रास्ता, और एक जो है लाल सागर का रास्ता। अब इसमें जो पूरा एशिया का व्यापार था, जिसे हम कह सकते हैं हिंद महासागर से लेकर पूरा जो अरब सागर का व्यापार था, इस पर नियंत्रण था 7वीं शताब्दी के पश्चात से ही अरबों का नियंत्रण था। हमें आसान भाषा में समझना हो तो हम ये समझे कि पूरा जो एशिया का व्यापार था उस पर अरबों का नियंत्रण था, और ये पूरा जो भूमध्य सागरीय व्यापार था, या जो पूरा यूरोपीय व्यापार था,
उस पे अधिकार था जेनेवा और वेनिस के व्यापारियों का। वेनिस यानी इटली आप समझ लीजिए, तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था। तो इधर यानी एशिया के व्यापार पर किसका की अधिकारिता थी? अरबों की अधिकारिता थी। तो भारत से कोई सामान चलेगा या दक्षिण पूर्व एशिया से कोई सामान चलेगा तो वो पहले किसके हाथों में जाएगा? अरबों के हाथों में जाएगा। अरबों के हाथों से जब वो भूमध्य सागर में पहुंच जाएगा तो उसके बाद भूमध्य सागर से वो किसके हाथों में चला जाएगा? तो वेनिस के व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा, जेनेवा के व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा, यानी इटली के व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा। तो ये जो एशिया का व्यापार था उस पर अरबों का नियंत्रण था, और जो यूरोप का व्यापार था उस पर इटली के लोगों का नियंत्रण था। यह एकाधिकार था। कोई भी माल जो एशिया से चलता था वो पहले अरबों के हाथों में जाता था, उसके बाद वो यूरोपियों के हाथों में जाता था। इसी प्रकार से कोई भी माल जो यूरोपीय देशों से आता था वो अरबों के हाथ में आता था और फिर जो है उस देश के पास जाता था। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब इस स्थिति में इसी तरह के सारे व्यापार चल रहे थे, लेकिन इस स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ? तो इस स्थिति में परिवर्तन यह हुआ कि 1453 में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कांस्टेंटिनोपल, जिसे हम जानते हैं कुस्तुनतुनिया के नाम से और जिसका आधुनिक नाम है इस्तांबुल, ये जो है इसके भी थोड़ा सा इतिहास को समझ ले फिर हम समझें। तो देखिए लगभग चौथी शताब्दी में, एग्जैक्ट हम कहें तो 395 ईस्वी में, जो रोमन साम्राज्य था, यूरोप का एक भारी भरकम साम्राज्य, महान साम्राज्य रोमन साम्राज्य दो टुकड़ों में टूट गया। एक जिसे हमने कहा वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और एक हमने कहा ईस्टर्न रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन एम्पायर। तो ये जो पूर्वी रोमन एम्पायर है ये पूरा आपको दिख रहा है पूर्वी रोमन एम्पायर, और ये जो है पश्चिमी रोमन एम्पायर। तो पश्चिमी रोमन एम्पायर तो बाद में चल करके धीरे धीरे टूट गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्षों तक बहुत जो है समृद्धि के स्थिति पर जो है ये आया। और इसे जो है एक तो हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं और इसे ही हम वेंजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। और इसकी ही राजधानी कांस्टेंटिनोपल थी, ठीक है। और ये बहुत जो है बेहद महत्वपूर्ण स्थान था कांस्टेंटिनोपल, ठीक है। तो जो सारा व्यापार चलता था उसका जो केंद्र था, जो हमने बताया ना कि चाहे वो फारस की खाड़ी से हो, चाहे वो जो है लाल सागर से हो, उसमें भी फारस की खाड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता था उस रास्ते का, उस समय लाल सागर वाला रास्ते का कम प्रयोग किया जाता था। तो उसका केंद्र था कांस्टेंटिनोपल। एक साम्राज्य था जिसे हम जानते हैं ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के नाम से। भारत में खिलाफत आंदोलन जो चला था असहयोग आंदोलन के साथ, वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की रक्षा के लिए ही चलाया गया था। तो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जो था उसने कई बार प्रयास किया कि ये कांस्टेंटिनोपल को वो जीत लें, कुस्तुनतुनिया को जीत लें, लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन 1453 में 21 वर्ष का ऑटोमन साम्राज्य का एक शासक महमेद ने कांस्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। तो ये कांस्टेंटिनोपल एक ईसाई देश था। बेंजेंटाइन एम्पायर ईसाई एम्पायर था, रोमन एम्पायर ईसाई एम्पायर था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो है तुर्कों का एम्पायर था और ये जो है एक मुस्लिम एम्पायर था। इन्होंने अपने को खुद को खलीफा भी कहा। तो इस पर जो है 1453 में अधिकार हो गया किसका? तुर्कों का। ऑटोमन तुर्कों का अधिकार कहां हो गया? कांस्टेंटिनोपल पर। विश्व के इतिहास में कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होता है जिन्होंने इतिहास को बदला है, उनमें बेहद महत्वपूर्ण घटना यह थी 1453 में कांस्टेंटिनोपल पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा। और जैसे ही ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हुआ कांस्टेंटिनोपल पर, वैसे ही बड़ी विकट स्थिति आ गई इस
यूरोप और एशिया के व्यापार पर, क्योंकि जो मुख्य जगह थी उसी पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो अब यहां से आप देखें 1453 से हमने शुरू किया इस टाइमलाइन को, हमने क्या लिखा है, कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का अधिकार हो गया। इससे हुआ क्या, इस अधिकार से हुआ क्या, इस अधिकार से हुआ कि पूर्वी तथा पश्चिम देशों के मध्य संपर्क मार्ग अब तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। तो जब तक कांस्टेंटिनोपल था बेंजेंटाइन एम्पायर के हाथों में, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बेंजेंटाइन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, कांस्टेंटिनोपल गया, वैसे ही ये जो पूरा व्यापारिक मार्ग था उस पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। और जैसे ही इस पे तुर्कों का अधिकार हो गया, वैसे ही यूरोप के व्यापारियों ने यह सोचा कि भारत के साथ, एशिया के साथ जो उनका मसालों का मुनाफेदार व्यापार है, उसका मुनाफा हम ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के साथ बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक टैक्स लगा दिया कि हमारे क्षेत्र से गुजर करके व्यापार होगा तो हमें बहुत अधिक टैक्स चाहिए। तो अब यूरोप में इस बात की हलचल चली कि हमें किसी प्रकार से ये जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया है, हम प्रमुख मार्ग पर, जो ये संपर्क मार्ग पर इनका अधिकार हो गया, तो किस प्रकार से इनको हम बाईपास ही कर दें। तो एक तो विषय यह था कि ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया, दूसरा यह था कि यूरोप में कई देश ऐसे थे जो ये चाहते थे कि वो जो इटली की अधिकारिता है उसको भी तोड़ दिया जाए, क्योंकि भूमध्य सागर से जो व्यापार होता था उस पे जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का एकाधिकार था, तो वो भी उसको तोड़ना चाहते थे। और इसी दौरान जो है कई घटनाक्रम जो है यूरोप में हुए। तो मैंने आपको बताया कि अब जो है यूरोपीय देशों में ये बात चलने लगी कि ये जो दो व्यापारिक मार्ग हैं, एक फारस की खाड़ी वाला और एक लाल सागर वाला, इनको छोड़ करके कोई एक अलग हम जो है समुद्री मार्ग को खोज लें, और जैसे ही हम इस समुद्री मार्ग को खोज लेंगे वैसे ही ऑटोमन साम्राज्य भी बाईपास हो जाएगा और यूरोप में इटली भी बाईपास हो जाएगा। तो ये जब धीरे धीरे मन में लोगों के आया, उस समय जब ये बात आई, उस समय क्या हुआ, तो यूरोप में जहाजरानी निर्माण, परिवहन में महान प्रगति हुई, कंपास का आविष्कार हुआ इसी समय, और इसने जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई जो है। इसके अलावा यूरोप में रेनेसा, एक आंदोलन जो 13वीं शताब्दी में इटली से प्रारंभ हुआ, जिसे हम जानते हैं रेनेसा के नाम से, जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जागरण या नव चेतना का काल। तो जो नव चेतना का काल यूरोप में प्रारंभ हुआ, उसने यूरोपीय लोगों को उद्यमशील बनाया, उनमें नई चेतना का भाव भरा, उनको जिज्ञासु बनाया और उन्हें साहसी भी बनाया। तो वो जो है अब उनके अंदर जो है तार्किक क्षमता आने लगी, जिज्ञासा आने लगी, और इन सबने मिलकर के भी नई खोजों के लिए यूरोप के लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। और ऐसे में यूरोप के दो महत्वपूर्ण देश, एक तो पुर्तगाल और दूसरा स्पेन, यहां के राजाओं ने एक नए समुद्री मार्ग के लिए, एक नए रास्ते की खोज के लिए फंडिंग करना भी शुरू कर दिया। और पुर्तगाल का एक राजा तो इस कार्य में इतना आगे निकल गया कि उसकी उपाधि ही नेविगेटर हो गई। ठीक है, तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी की क्या उपाधि थी? हेनरी द नेविगेटर। तो इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भैया हमें जो है एक नए मार्ग की खोज करनी है। तो 1487 में बार्थोलोमो डियाज उत्तमासा अंतरद्वीप यानी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने में उसने सफलता प्राप्त कर ली। तो वो अटलांटिक में उसने नाव डाली, अपनी जो है जहाज डाली
पानी की, और वो जो है दक्षिण अफ्रीका के किनारे होते होते केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। और जब वो केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा तो वहां पर बहुत तेज जो है तूफान चल रहा था, तो उसने उसे तूफानी अंतरीप भी कहा, केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन जब वो वहां पहुंचा पुर्तगाल में, तो उसने कहा कि वो तो केप ऑफ स्ट्राम है। तो पुर्तगाल के राजा जान ने कहा कि वो केप ऑफ स्ट्राम जो है वो बहुत जल्दी केप ऑफ गुड होप बनेगा। तो जो तूफानी अंतर्द्वीप है वो आशाओं का कैप बनेगा। और निश्चित रूप से पुर्तगाली शासक जान की बात निश्चित रूप से सही थी। इस खोज ने जिसमें को वास्को डिगामा ने आगे पूरा कर दिया, पूरे एशिया को औपनिवेश बनाने का मार्ग भी इसके जरिए खुल गया। ठीक है, तो पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियाज उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा और क्या कहा कि ये तूफानी अंतरीप है, बहुत लंबी लंबी तूफान यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये कहां पर पहुंचा था। तो अब देखिए, ठीक है, ये हमने बात किया कि ये जो है फारस की खाड़ी का रास्ता और ये लाल सागर का रास्ता, ऐसे व्यापार होता था। अब इसको, और फिर जो है ये भूमध्य सागर, अब इसको बाईपास करके ये लिप्सन से, पुर्तगाल की राजधानी से चला ऐसे। अब ये देखिए ये एकदम बिल्कुल अलग रास्ता है। ठीक है, और ये ऐसे चला और ऐसे आते आते यहां पर केप ऑफ गुड होप पर आ गया। यहां तक बार्थोलोमो डियाज पहुंचा था। लेकिन इसके आगे जो है वास्को डिगामा 1498 में ऐसे 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 करके यहां पर पहुंच गया कोचीन पर। ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जो दो मार्ग पहले से पता थे जिससे प्राचीन काल से व्यापार होता था, फारस की खाड़ी और लाल सागर का रास्ता, उससे एकदम अलग ये जो है मार्ग खोजा गया। अब आप समझिए कि अब जो है पुर्तगाल से यहां भूमध्य सागर में नहीं आना है, सीधे अटलांटिक में उतर जाना है। इंग्लैंड से फिर जो है भूमध्य सागर में नहीं आना है, सीधे अटलांटिक में उतर जाना है। और ये सीधे सीधे, अब यहां कोई सड़क मार्ग नहीं होगा, सीधे समुद्र में जहाज जाएगी और चंपू खेते हुए आप सीधे भारत में आ जाएंगे, आप सीधे दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाएंगे। अब ऐसे नहीं होगा कि आप यहां से निकलेंगे और फारस की खाड़ी तक जाएंगे, फिर उसके बाद जमीन पर चलकर जाएंगे, फिर भूमध्य सागर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं करना। अब सारी यात्रा आपकी समुद्र के जरिए ही होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। इसने एकाएक अरबों तुर्कों और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को चकनाचूर कर दिया। अब उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया, अब ये सीधे सीधे आ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई वास्को डिगामा के द्वारा जो की गई। और इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इसीलिए उन्होंने यह कहा कि वास्को डिगामा ने तो भारत को खोज दिया। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन हमारे यहां के लोगों ने भी कहा कि वास्को डिगामा को भारत ने खोज दिया। हालांकि इस खोज ने एशिया में औपनिवेशीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अब सीधे सीधे यूरोप से भारत का व्यापार होने लगा। ठीक है, चलिए अब इतना हम समझ लिए हैं, हमको उत्तर भी मिल गया कि आखिर क्यों हम इसको कहते हैं। तो आइए अब 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अब्दुल मनीद, ये एक गुजराती नाविक था, उसकी मदद से जो है ये भारत में कालीकट पहुंचा। इससे पहले एक और नाविक को फंडिंग की गई थी 1494 में, जो कि अमेरिका पहुंच गया। तो ये था स्पेन का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये भी इंडिया को ही खोजने निकला था, लेकिन ये पहुंच गया अमेरिका, ये 1494 में। तो इसने
अमेरिका की खोज कर दी। और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अब्दुल मनीत की सहायता से भारत पहुंचा। ये बहुत क्रांतिकारी घटनाक्रम था। उस समय कालीकट का जो स्थानीय शासक था उसकी उपाधि जमोरीन थी, ठीक है। तो उसने जो है इसका स्वागत किया और बताया जाता है कि भारत में रहने के बाद मसाले लेकर के भारत से जब ये अपने देश पुर्तगाल पहुंचा तो इसने सभी यात्रा खर्च को हटा करके 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा इसने कमाया। तो इतना बड़ा मुनाफा देखकर सबकी आंखें चौधिया गई। ऐसा नहीं था कि भारत से मसाला जो है सबसे पहले वास्को डिगामा ही लेकर के गया, पहले भी जाता था, लेकिन इतने बीच में लोग होते थे, एक तरफ अरब हैं, एक तरफ जो है वो लोग हैं, तो इतना चुंगी, इतना कर, इतना टैक्स हो जाता था कि इतना मुनाफा नहीं होता था। लेकिन जब सीधा व्यापार हुआ तो 60 गुना मुनाफा हुआ, सारा यात्रा खर्च काटने के बाद। कहते हैं कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ दिनों के लिए यूरोप के व्यापार का केंद्र बन गई थी। तो ये जो है मैनुअल प्रथम जो पुर्तगाल के उस समय के राजा थे, उन्होंने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि भी ग्रहण की थी, ठीक है। तो ये पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया, यहां से जब पहुंचा तो इससे 60 गुना मुनाफा हुआ। इसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वरेज क्रेबल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। अब एकदम खलबली हो गई है पुर्तगाल में कि बहुत अच्छा काम हो गया है, अब जो है एक के बाद एक चलो, और अब भारत में तो फैक्ट्री बनाने का काम करना ही है। तो 1503 में, अब आप देखिए 1498 में ये आया वास्को डिगामा भारत में। और वो आप सोच लीजिए कि वो इंजन से चलने वाली नावें नहीं थी, वो जहाज हाथ से चंपू खे करके आती थी, और ये दूरी बहुत अधिक थी, 18,000 किलोमीटर। इतने दूर से आना होता था, पूरा दक्षिण अफ्रीका के नीचे से होकर के ऐसे आना होता था, ठीक है। लेकिन बहुत साहसी लोग थे ये लोग, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1503 में पुर्तगालियों का पहला दुर्ग फैक्ट्री कोचिन केरल में स्थापित हुई, ठीक है। तो अब इतना समझने के बाद अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने समय में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जा चुका है कि बार्थोलोमो डियाज ने क्या खोजा था या कहां पर पहुंचा था, तो हमारा उत्तर होगा केप ऑफ गुड होप तक ये जो है पहुंचा था। ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि बार्थोलोमो डियाज क्यों प्रसिद्ध है, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन। तो ये है जो है। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस किस वर्ष अमेरिका पहुंचा, और सबसे महत्वपूर्ण वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा, वास्को डिगामा किस रास्ते से आया, ये सारी चीजें। दूसरा पुर्तगाली अभियान कब आया वास्को डिगामा के अलावा, तो ये 1500 में आया, ठीक है। और बहुत बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहां स्थापित किया, फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब कोई उत्पादन का सेंटर नहीं होता था, ये ट्रेड पोस्ट होते थे, यहां से केवल ट्रेडिंग होती थी, यहां पर कोई उत्पादन नहीं होता था, लेकिन इसे फैक्ट्री कहते थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की, ये सारे प्रश्न जो है, ठीक है। तो पुर्तगालियों का पहला दुर्ग यानी फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित हुई, और 1505 में पुर्तगालियों का दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित हुआ। तो ये दोनों जगह आपको याद करनी है, एक तो कुन्नूर और दूसरा कोचीन, यहां पर पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई, ठीक है। अब जैसे ही इतना काम हो गया, वैसे ही पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को अल्मीडा को पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया। तो अब
दो दो जगह फैक्ट्री हो गई है पुर्तगालियों की, एक कोचीन में हो गई है, दूसरा जो है कुन्नूर में हो गई है। तो अब जो है एक प्रशासक की आवश्यकता महसूस हुई कि जो पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र है इसको ठीक प्रकार से प्रशासित करने के लिए कोई हमें चाहिए। तो उन्होंने नियुक्त किया फ्रांसिस्को अल्मीडा को। ठीक है, तो फ्रांसिस्को अल्मीडा भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था भारत में, तो आप उत्तर देंगे कि उसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। यही प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसके बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे अनेकों बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, वो ये है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है हमारा फ्रांसिस्को अल्मीडा। असल में फ्रांसिस्को अल्मीडा को ये आदेश जारी किया गया था कि आप जो है सुरक्षा को अपना लक्ष्य न बना करके हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण का लक्ष्य बनाइए, और इसी को क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ठीक है, तो 1505 से लेकर के 1509 तक फ्रांसिस्को अल्मीडा पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर था। इसके समय में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपने वर्चस्व की पुष्टि कर दी थी, क्योंकि जैसे ही अरब सागर और हिंद महासागर में अब पुर्तगाली जहाज आने लगे, वैसे ही यहां पर जो स्थानीय थे, यानी गुजरात के शासक, यानी जो अरबों का पूरा एकाधिकार था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिंद महासागर और अरब सागर पर पूरा अरबों का अधिकार था। तो अरबों ने जो है चुनौती देना शुरू किया। इसके अलावा ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की भी नौसेना ने इन्हें चुनौती देना शुरू किया। तो फाइनली जो है फ्रांसिस्को अल्मीडा ने गुजरात, मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त जहाजी बेड़े को क्या किया? हरा दिया। इससे पहले 1508 में स्वयं फ्रांसिस्को अल्मीडा हारा था, लेकिन एक वर्ष के बाद ही इसने जो है इन तीन संयुक्त शक्तियों को, कौन कौन है? तो गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जहाजी बेड़े को हरा दिया। और इसी के साथ क्या हुआ? इसी के साथ हिंद जो महासागर था वो पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी अब हिंद महासागर के माई बाप पुर्तगाली हैं, ये इस युद्ध के बाद सुनिश्चित हो गया। तो इतना काम तो फ्रांसिस्को अल्मीडा ने कर दिया 4 वर्षों के दौरान ही। इसके बाद 1509 में अल्फासो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना। यह दूसरा गवर्नर था पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र का, और इसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर होगा कि अल्फासो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया अपने कार्यकाल में, और वो था 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को इसने जीत लिया। तो दक्षिण में जो बहमनी से टूट करके कई रियासतें बनी थी, जैसे गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, तो उसमें से एक बीजापुर का अधिकार कहां पर था? गोवा पर था। लेकिन बीजापुर राज्य से इसने गोवा को जीत लिया। यह बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम था कि अभी अभी
12 वर्षों पूर्व पहला पुर्तगाली आया। 1503 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई पहली, और केवल 7 वर्षों में उन्होंने बीजापुर, और बीजापुर कोई छोटी शक्ति नहीं थी, बड़ी शक्ति थी, उससे गोवा को जीत लिया। यह 1510 में हुआ। ठीक है, अल्बुबर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अब गोवा पर प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन प्रारंभ हो गया? तो पुर्तगालियों का शासन प्रारंभ हो गया। अब यहां पर जो है अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को यह प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि अस्थाई पुर्तगाली साम्राज्य अगर हमें खड़ा करना है भारत में, तो इतने पुर्तगाल से लोग नहीं आएंगे, और हम अगर आ भी जाएंगे तो हम सदैव बाहरी रहेंगे। इसलिए भारत की ही स्त्रियों से विवाह हमें, हमारे लोगों को करना चाहिए, ताकि हमारी एक अस्थाई जनसंख्या यहां पर हो सके। तो उसने जो है पुर्तगालियों को इसलिए उत्साहित किया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करिए। इसके अलावा बार बार पूछे जाने वाला एक तथ्य है कि सती प्रथा पर किसने रोक लगा दी गोवा में, या फिर जो पुर्तगाली प्रशासित क्षेत्र थे, तो उसका भी उत्तर है अल्बुकर्क। हालांकि इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पुर्तगाली जो भारत में आए थे उनके 2 लक्ष्य थे। पुर्तगालियों के भारत में या एशिया में आने के 2 लक्ष्य थे। पहला तो आर्थिक था, वो ये चाहते थे कि इटली के व्यापारियों की मोनोपोली को हम तोड़ दें, और ये जो मसाले का मुनाफेदार व्यापार है पूरब का, इसमें हमें भी हिस्सा मिले। और दूसरा ये कि वो ऑटोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से घबरा रहे थे, और जैसे ही कांस्टेंटिनोपल पर भी, कुस्तुनतुनिया पर भी ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का अधिकार हो गया, वैसे ही उन्होंने तुर्कों और अरबों से मुकाबला करने के लिए या उनसे अधिक जो है क्षमता अर्जित करने के लिए उन्होंने ये मन में सोचा कि हम अफ्रीका और एशिया का क्या कर देंगे? ईसाईकरण कर देंगे। तो 2 लक्ष्य लेकर के आए थे पुर्तगाली, एक आर्थिक था और दूसरा धार्मिक था। और धार्मिक उनका जो है तलवार के बल पर था। तो गोवा में जैसे ही पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, वैसे ही अन्य धर्मों के लोगों पर बुरी तरीके से अत्याचार किया गया है। पुर्तगालियों ने तो अत्याचार के नए नए तरीके इजाद किए। गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, और जब किसी महिला के पति को मार दिया जाता था तो वो महिला उसी के साथ सती होना चाहती थी। तो अब ऐसे में अल्बुकर्क को यह लगता था कि अगर महिला सती हो जाएगी तो वो बचेगी नहीं, और इसे यह था कि हमें पुरुष भले नहीं चाहिए, महिला तो चाहिए ही चाहिए। इन्होंने बहुत निर्मम तरह के कार्य किए हैं पुर्तगालियों ने प्रारंभ में। ये अति धर्मांध थे पुर्तगाली। तो इसने कहा कि इस सती प्रथा पर रोक होगी, यानी जिसका पति मरेगा उसकी पत्नी उसके साथ जो है नहीं चली जाएगी, स्वाहा नहीं होगी, बल्कि उसे हम बचा के रखेंगे। तो यह पूरी कहानी थी। हालांकि एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाई, आपका उत्तर होगा अल्बुकर्क। लेकिन वो रोक क्यों लगी और वो क्या, वो पूरा पीछे की कहानी। ठीक है, तो अब इतना जो है हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि किसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो अल्बुकर्क। किसने गोवा को जीता, तो अल्बुकर्क। किसने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो अल्बुकर्क। अब देखिए, बहुत तेजी से पुर्तगालियों ने अपना विस्तार अभियान चलाया, और 1511 में मलक्का 1511 में मलक्का पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापार की मंडी मलक्का, इस पर जो है मलक्का स्ट्रेट पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यानी एक प्रकार से दक्षिण पूर्व के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और इसके 4 वर्ष के बाद ही 1515 में पुर्तगालियों ने हरमुज पर अधिकार कर लिया। फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज, यानी
अब जो है पुर्तगालियों का अधिकार एक तरफ जो है फारस की खाड़ी के मुख पर हरमुज और दूसरा जो है मलक्का स्ट्रेट दक्षिण पूर्व एशिया में, इस इतने बड़े क्षेत्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया। हालांकि पुर्तगाली ये चाहते थे कि हमारा अदन पर भी अधिकार हो जाए, यानी लाल सागर तक हमारी पैठ हो जाए, लेकिन ऐसा उनका जो है हो नहीं पाया। लेकिन गोवा, मलक्का, हरमुज यानी जो है केवल मोटे तौर पे हम कहें तो 1503 से शुरू करके 1515 तक आते आते पूरा पुर्तगालियों ने जो है अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। और इस सामुद्रिक साम्राज्य को पुर्तगालियों के क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। हम पढ़ते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया। हालांकि एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम ना होकर के जो पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य था उसे क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया। अब पुर्तगाली अब तक यानी 1515 तक किस स्थिति में है? तो वो पूरा हिंद महासागर, अरब सागर के स्वामी हैं। और इनके साम्राज्य को क्या हम कहते हैं? तो कहते हैं एस्तादो द इंडिया। तो अब जब ये स्वामी हैं तो इन्होंने एक सिस्टम लेकर के आए, और वो सिस्टम क्या था? कार्टज यानी परमिट, आर्मेडा काफिला व्यवस्था। तो अब पुर्तगालियों ने यह कह दिया कि जिसको भी समुद्र के रास्ते व्यापार करना है उसे हमसे परमिट लेनी पड़ेगी और हमें शुल्क देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सागर के हम ही तो स्वामी हैं, तो हमें तो चढ़ावा आपको चढ़ाना ही होगा। तो एक तो ये कि कार्टेज ये देते थे, दूसरा जो है ये सुरक्षा भी प्रदान करते थे कि कभी कोई जहाज जा रही है तो उसके पीछे जो है पुर्तगाली आर्मेडा चलता था दोनों तरफ से, ताकि जो है जंगली वो जो समुद्री डाकू हैं और इस तरह कि कोई लूट ना हो रास्ते में, तो वो सुरक्षा प्रदान करते थे समुद्र में। तो पुर्तगाली आर्मेडा चलते थे। इससे जो है दो लक्ष्य की प्राप्ति होती थी। एक तो पुर्तगालियों ने कुछ व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, जैसे कोई भी एशिया का शासक व्यापारी गोले बारूद का व्यापार और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकता था। काली मिर्च की तो बहुत मांग थी और बड़ा लाभ होता था काली मिर्च से, तो काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकता था। तो एक तो ये आर्मेडा इनका चलता था, तो ये देखते थे कि भाई हमने जो चीजों को प्रतिबंधित किया है उसका ये व्यापार नहीं करना। दूसरा ये कि पुर्तगाली व्यवस्था से जाकर के बाहर ये व्यापार नहीं कर रहा है, तो कार्टेज ये जारी करते थे यानी परमिशन। और ये इतने शक्तिशाली हो गए थे समुद्र में कि अकबर के भी जहाजों को जो है कार्टेज लेना होता था। हालांकि वो निःशुल्क होता था, लेकिन फिर भी कार्टेज लेना ही होता था पुर्तगालियों से। इतनी शक्ति बाद में जाकर के अकबर, ठीक है, अभी अकबर का शासन नहीं आया है, अभी तो बाबर ही नहीं आया, बाद में जाकर मैं कह रहा हूं अकबर के शासन में अकबर को भी इनसे जो है कार्टेज लेना पड़ता था। ये इतनी शक्ति इन्होंने जो है हिंद महासागर में अपनी बना ली थी। तो कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था आप समझ गए, ये था। इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया और इसके माध्यम से सीधे सीधे कह दिया क्या कि हम ही तो भैया सरकार सागर के स्वामी हैं। भाई ये व्यवस्था कौन ला सकता है? कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था कि भाई समुद्र में जो व्यापार करना है हिंद महासागर में हमसे परमिशन लेनी होगी, हमसे कार्टेज लेना होगा, ठीक है। तो ये 1529 में एक अन्य प्रसिद्ध पुर्तगाली गवर्नर हुए नीनो डी कुन्हा। ये पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र के गवर्नर हुए और इनके समय में एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दी गई। तो कोचिन से पुर्तगालियों की राजधानी गोवा किस वर्ष स्थानांतरित की गई? ये कई बार का पूछा गया प्रश्न है, तो आपका उत्तर होगा 1530 में। कोचिन से कहां स्थानांतरित हो गई पुर्तगालियों की राजधानी? गोवा में स्थानांतरित हो गई, ठीक है। इसके अलावा नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमी तथा बंगाल के हुगली में पुर्तगीज फैक्ट्री की स्थापना कर दी।
तो अब यहां पर आप देखें तो मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल के हुगली में, यानी अब पूर्वी समुद्री तट पर भी भारत के पुर्तगालियों की बस्ती का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो मद्रास के निकट सेंथोमी तथा बंगाल के हुगली में पुर्तगीज फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई। हालांकि बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बहुत लूटपाट करते थे, मतलब ये एक प्रकार से जबरदस्ती का था। ठीक है, तो यहां देखें पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि किसने हुगली का प्रयोग जो है समुद्री लूटपाट के लिए किया, तो उसका उत्तर है पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने बेसिन पर 1534 में, दीव पर 1535 में और दमन पर 1559 में अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी बीच केवल इंट्रोडक्शन के लिए भी, ताकि सीक्वेंस हमारा बना रहे, इसलिए हमने इसको भी इसमें शामिल किया है कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और 1595 और 96 में, ठीक है, यानी इससे पहले पहला डच अभियान कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान दल सुमात्रा जो है तथा बंताम में पहुंचा 1595-96 में, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। तो लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगालियों को चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय शक्ति इस क्षेत्र में नहीं थी। लेकिन लगभग 100 वर्ष बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और इससे 3 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहले आ गई। ठीक है, तो डचों की भारत में कहां कहां फैक्ट्री थी इसको हम देख लें एक बार जो है। तो 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत, 1632 हुगली, 1641 मलक्का, 1658 श्रीलंका। देखिए, हमारे पढ़ने के लिहाज से भी और ऐतिहासिक क्रम के लिहाज से भी पुर्तगाली बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेज बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेंच बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डेन और डच ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे जुड़े हुए बहुत कम ही तथ्य एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और जो तथ्य पूछे जाते रहे हैं उन्हें जो है हम इन बॉक्सेस के माध्यम से समझ लेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या चीजें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न डचों से नहीं बनाए जाते हैं, और ऐसे किताबों को भी देखेंगे तो डचों से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स नहीं बताए जाते हैं। अब मोटे तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसके 3 वर्ष बाद यानी 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गई ये। और इन्होंने, डचों ने बहुत तेजी से पुर्तगालियों को भारत में हराना शुरू कर दिया और इनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। जो पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों तक हिंद महासागर के स्वामी बनकर के बैठे थे, उन पुर्तगालियों को एक के बाद एक समुद्र में डचों ने मात देना शुरू कर दिया। डचों की ने जो है एक नए तरह की नौका बनाई थी जिसका नाम था फ्लूट शिप। फ्लूट शिप बेहद हल्की और बहुत तेज नाव थी जिसे बहुत कम लोग खे करके आ जाते थे। पुर्तगालियों की बड़ी बड़ी जो नावें थी उसके सामने जो है बेकार साबित हुई। फ्लूट शिप बहुत तेज, तो नौसैनिक शक्ति जो है डचों की बहुत तीव्र थी पुर्तगालियों के मुकाबले, और यही कारण रहा कि डचों ने बहुत जल्द ही
पुर्तगालियों के एकाधिकार को चकनाचूर कर दिया और जो पुर्तगाली क्षेत्र थे उन पर अपना अधिकार वो करते चले गए। तो 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1632 में हुगली, 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका। अब देखिए, अब तक जो है हमने पुर्तगालियों की फैक्ट्री, डचों की फैक्ट्री की बात कर ली। अब आपको जो है मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा जिसमें कि सभी यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्रियां कहां कहां पर स्थित थी, उसका पूरा ये डिटेल है। तो आप समझ पाएंगे इसमें कि पुलिकट कहां था, मसूलीपट्टनम कहां था। यहां पर एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो डेट्स लिखे हैं, कई डेट्स तो सही हैं लेकिन कई डेट्स सही नहीं हैं। तो अगर डेट्स को आपको इग्नोर करना है, तारीख को आपको इग्नोर करना है, वो आप केवल और केवल जो है, जो हमारा चार्ट है उसी में देखिए, उसी को सच्चा मानिए। लेकिन इसमें जो है स्थान को आप देख सकते हैं। तो यहां कैसे दिया गया है, देखिए, यूरोपियन सेटलमेंट विथ डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और टेक ओवर, मतलब कब जो है उस पर किसी देश ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की और कब किसी और यूरोपीय देश ने उसको उससे जीत लिया। ठीक है, तो डेट्स पर तो ध्यान नहीं देना है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली सेटलमेंट कहां कहां है, तो ये मैप बना हुआ है। अब देखिए दमन, यहां 1558 लिखा है। ठीक है, बेसिन, ठीक है, बंबई, गोवा 1510, ये ठीक तारीख लिखी गई है। कन्नूर दूसरी फैक्ट्री इनकी थी। कालीकट वास्को डिगामा जब पहुंचा था। कोचीन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के साथ साथ ये भी है कि किसी की कोई फैक्ट्री है तो किस दूसरे ने जो है उसे जीत लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें जो है देखेंगे तो वो भी जो है दिखेगा। जैसे यहां पे देखिए आप जो है बंबई तो अंग्रेजों को दहेज में मिल गया, तो ये इंग्लिश सेटलमेंट बंबई में हो गया, पहले पुर्तगालियों का सेटलमेंट था। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो ये पूरा आराम से एक एक स्थान को देखिए और इस मैप में देखिए। अब हम बात कर रहे थे ना मसूलीपट्टनम, तो आपको हो रहा था कि ये मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मसूलीपट्टनम कहां पर है। ठीक है, पुलिकट की हम बात कर रहे थे, तो पुलिकट कहां पर है, आधुनिक समय में यह कहां होगा। कारिकल की बात हम करेंगे, पांडिचेरी की बात करेंगे, तो वो कहां पर है। ठीक है, इस मैप के सहायता से आप सब देख सकते हैं। डेट को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी आराम से 10 मिनट का समय इस मैप पे दीजिए, आपको काफी मजा आने वाला है। और सब कंपनियों के सेटलमेंट्स कहां कहां थे वो जो है आपको समझ में आ जाएगा। खास करके बंगाल को थोड़ा फोकस करिएगा, बंगाल से प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब आइए हम वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पर। तो यहां पे देखिए, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई पिपली में। कहां पर हुई, पिपली में। यह प्रश्न पूछेगा, डच फैक्ट्री बंगाल में, तो पिपली में प्रथम। ठीक है, कब हुई, 1627 में। 1653 में हुगली के निकट चीन सुरा में डच दुर्ग का स्थापना हुआ, जिसे कहा गया गुस्ताबुस फोर्ट। आपसे पूछा जाएगा गुस्ताबुस फोर्ट कहां पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा 1663 में डचों ने पुर्तगालियों से कोचीन को छीन लिया। डचों ने पुर्तगालियों से कोचीन को छीन लिया और यहीं पे फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम्स जो डचों ने बनाया वो कहां पर बनाया। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न जो है डचों से पूछे जाएंगे। आगे बढ़िए, एक विषय और कि भारत में कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय हम डचों को देते हैं। इन्होंने ही भारत में कपड़े को जो है निर्यात की वस्तु बनाने का काम किया और इन्होंने कपड़ों की क्वालिटी ठीक रहे इसको इंश्योर करने के लिए 1650 के दशक में कासिम बाजार में रेशम की चकरी का उद्योग इन्होंने लगाया। किसका उद्योग लगाया, रेशम की चकरी का इन्होंने उद्योग लगाया। ठीक है, तो अब इतनी ही बात मुख्यतः डचों की थी। अब फाइनली जो है बेदरा का युद्ध होगा जिसमें अंग्रेज डचों को हरा देंगे।
डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, लेकिन अंग्रेजों से वो पार नहीं पाए और अंग्रेजों ने फाइनली जो है बेदरा के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, सॉरी डचों को हरा दिया। अब हम जो है डचों को छोड़ते हैं, अब हम फिर से पुर्तगालियों पे आते हैं और एक बड़ा ही रोचक विषय मैं आपको बताता हूं। देखिए 1661 में, कब 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और इस विवाह में दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। अब आप सोचिए क्या स्थिति थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्या स्थिति उस समय थी कि भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड के राजा और पुर्तगाल की राजकुमारी के बीच विवाह हो रहा है और दहेज में इंग्लैंड के राजकुमार को बंबई मिल रहा है। तो बंबई चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में दिया, कब? 1661 में। 1668 में चार्ल्स ने BEIC को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया कि भैया तुम ही इसका काम करो, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह 61 में हुआ, उनको विवाह में पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दे दिया, पुर्तगालियों की अधिकारिता थी बंबई पर। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में लगभग 7 साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को दे दिया, ठीक है। तो ये बंबई इस प्रकार से अंग्रेजों के हाथ में आ गई और बाद में पश्चिमी तट पर उनकी प्रेसिडेंसी बनी। तो हम 3 प्रेसिडेंसी नगर जानते हैं, एक मद्रास, एक बंबई और एक कलकत्ता, ठीक है। 1757 में अंग्रेजों का भाग्योदय हो गया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई और जैसे ही अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हुई वैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस इतने बड़े क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकारिता हो गई और बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपार धन और जनशक्ति की प्राप्ति हुई और जैसे ही इस अपार जनशक्ति और धन की प्राप्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई, जितने यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वे सब उससे मीलों पीछे हो गए। अब भारत में कोई भी उसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं बचा था। अब सारे लोग बिल्कुल मीलों पीछे हो चुके थे। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया डच और अंग्रेज के बीच में और इस युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हराया और इसी के साथ डच भारत की दौड़ से बाहर हो गए। तो भारत के साम्राज्य की दौड़ थी, उससे अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है डचों का भारत से काम समाप्त हो गया, फिर ये इंडोनेशिया की तरफ जो है निकल गए, उधर ही इनका जो है मामला रहा। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूं, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमने जो है पुर्तगालियों से कहानी शुरू की, फिर थोड़ा डचों की बात की और उसके बाद फिर जो है हम अंग्रेजों पर भी इसी बीच आ गए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस टॉपिक को 2 सब टॉपिक में डिवाइड किया, एक जिसमें हम पुर्तगालियों की बात करेंगे और डचों की बात करेंगे और एक जिसमें हम अंग्रेजों की बात करेंगे, फ्रेंच की बात करेंगे, डेन की बात करेंगे। तो हम आगे अभी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा ताकि आप ठीक प्रकार से समझ पाएं कि हम किस प्रकार से जो है इसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण से
कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने जो महत्वपूर्ण डचों के बारे में है, पुर्तगालियों के बारे में है, उसको पढ़ लिया और जो है अब इनको एक प्रकार से इनकी हम विदाई भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई। आपसे पूछा जाएगा बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये युद्ध बेहद प्रसिद्ध है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 1739 में क्या हुआ कि साष्टी और बसई पर मराठों का अधिकार हो गया। ठीक है, ये जीत बहुत बड़ी थी क्योंकि किसी भारतीय शक्ति ने किसी यूरोपीय शक्ति को इस युद्ध में हराया था। महान मराठा पेशवा बाजीराव ने 1739 में साष्टी और बसई को पुर्तगालियों के हाथ से छीन लिया। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि डचों ने बहुत सारे स्थान छीन लिए पुर्तगालियों से और जो महत्वपूर्ण बचा था उसमें से साष्टी और बसई पर भी मराठों ने अधिकार कर लिया। तो 1739 में पुर्तगालियों के पास क्या बचा, तो गोवा बचा, दमन बचा और दीव बचा। बस ये 3 क्षेत्र पुर्तगालियों के पास बचे रहे और इन्हीं तीनों क्षेत्रों पर वो सिमट करके रह गए। और फाइनली 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चला करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, लेकिन सबसे बाद में भारत से गए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, 1954 में फ्रेंच चले गए, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। और फाइनली जो है 1961 में पुर्तगाली गए और यह भी कोई बातचीत से नहीं हुआ। पुर्तगालियों ने कहा कि पुर्तगाल का गोवा अभिन्न हिस्सा है। हजारों मील दूर पुर्तगाल और हजारों मील दूर गोवा, और पुर्तगाल में यह कहा गया कि पुर्तगाल का अभिन्न हिस्सा गोवा है। हालांकि यहां पर युद्ध करने की स्थिति आई तो युद्ध हुआ और आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि कितने कम सैनिक रहे होंगे पुर्तगाल के गोवा में, लेकिन उन सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई भी की। कई लोगों की इस युद्ध में जाने गई और तब जाकर के इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। कब? 1961 में। तो आजादी के बहुत बाद तक पुर्तगाली भारत में रहे। ठीक है, तो यह विषय। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख योगदान। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम इसी जो है जगह पर जो है देख लेना चाहेंगे। तो देखिए, पुर्तगाली ही भारत में तंबाकू लेकर आए, लाल मिर्च लेकर आए, आलू लेके आए, मक्का लेके आए, पपीता लेके आए, काजू लेके आए, संतरा लेके आए, अनानास लेके आए, मूंगफली लेके आए, अफीम लेकर के आए। अब आप कहेंगे कि सब यही लेकर के आए क्या? तो अब यहां पर एक ट्रिक यह है कि जब भी मध्यकाल में कोई प्रश्न आपसे पूछे, यानी पुर्तगालियों के आगमन से पूर्व का अगर कोई प्रश्न हो और उसमें ये सारी चीजों का ऑप्शन हो कि मतलब भारत में ये या मतलब जो है आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य में ये चीजें पाई जाती थी, तो उसमें से इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ये पुर्तगाली लेकर के आए। इससे पहले भारत में इनका अस्तित्व नहीं था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने ही 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी भारत में पुर्तगालियों ने ही की। तो ये पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख योगदान है। ठीक है, अब जो है हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद जो है आंग्ल फ्रेंच युद्धों के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।